ज़रा गौर करें, अगर दो बाल्स सेम लाइन में जा रही हूँ और एक ही स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन को जा रही हूँ, लेकिन एक बाल की वेलोसिटी वो ज़्यादा हो यानी ये बाल फास्ट है, और दूसरी बाल की वेलोसिटी वो स्लो हो यानी इसकी वेलोसिटी कम हो, तो जब ये दोनों बाल्स कोलाइड करेंगी तो क्या होगा। तो ऐसे बहुत से सवालात और इससे रिलेटेड जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं और एक्सप्लेनेशन है आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुबीन अफजल और आप देख रहे हैं इदराक यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कोलिजन क्या होती है। कोलिजन होती है कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में टकरा जाना, उसको हम कहते हैं वो कोलिजन है। ठीक है, तो इस कोलिजन की दो टाइप्स होती हैं, एक का नाम होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरी का नाम होता है इन इलास्टिक कोलिजन। तो आज हम जो देख रहे हैं उस टॉपिक में देख रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब ये इलास्टिक कोलिजन क्या होती है? तो इलास्टिक कोलिजन ये कोलिजन की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जब वो आपस में कोलाइड करते हैं, यानी दो बाल्स ले लें या कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स ले लें, जब वो आपस में टकराते हैं तो बिफोर कोलिजन यानी टकराने से पहले जितनी उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, आफ्टर कोलिजन जब वो कोलाइड कर जाते हैं, कोलाइड कर जाने के बाद क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी उनकी उतनी की उतनी ही सेम ही रहती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सेम। तो मतलब क्या कि काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो ये सिस्टम है इसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी पहले थी उतनी ही बाद में भी रहेगी, यानी हर लम्हे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और दूसरी चीज़ है कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम वो भी कांस्टेंट रहेगा, यानी जितना मोमेंटम सिस्टम का यहाँ पे बिफोर कोलिजन था, यहाँ पे जितना मोमेंटम था सिस्टम का उतना ही मोमेंटम सिस्टम का यहाँ पे इस केस में भी होगा आफ्टर कोलिजन। ठीक है, मोमेंटम सेम रहेगा। तो ये हमारे पास है इलास्टिक कोलिजन। हमारे पास एग्जांपल है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये भी कोलाइड करते हैं आपस में, और वाल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी ये कोलाइड करते हैं, तो ये इलास्टिक कोलिजन करते हैं, यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहती है हर लम्हे और इनका जो मोमेंटम है वो भी सेम रहता है, ये वेस्ट नहीं होता, कुछ भी इसमें ज़ाया नहीं होता। तो ये जो दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं इलास्टिक कोलिजन, इसके अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट और टोटल मोमेंटम आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम लेके चलेंगे और हम समझेंगे आज की जो हमारा क्वेश्चन था कि आखिर दो ऑब्जेक्ट्स या दो बाल्स जब वो कोलाइड करती हैं, दोनों पहले से मोशन में थी और एक ही लाइन में कोलाइड करती हैं, तो क्या होता है उनके साथ, उनके पीछे की फिज़िक्स क्या है और मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपने ज़रूर नोट करनी है कि ये हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं। अगर हम डेली लाइफ में देखें तो हम करीब तो जा सकते हैं, लेकिन 100% ये जो सिचुएशंस हैं, दोनों कंडीशंस जो हैं इनको हम फॉलो नहीं कर सकते। तो आइडियल केस हमारे पास, हम आइडियल केस को लेके चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दो बॉल्स हैं, एक बाल है जिसका मास m1 और दूसरी बाल है उसका मास m2। ये दोनों बाल्स मोशन में हैं और फर्स्ट बाल जो उसकी वेलोसिटी है v1 और सेकंड बाल की वेलोसिटी है v2। ये v1 जो है ना ये है ग्रेटर v2 से। ठीक है, तो अब ये जो कोलिजन होनी है इसके लिए हम चूँकि आइडियल केस की बात करें तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। तो वो कंडीशंस क्या हैं? नंबर 1 ये कि ये जो दोनों बाल्स हैं ये स्मूथ होनी चाहिए। स्मूथ से मुराद के इनकी जो सरफेस है, इनकी ये जो सतह है ये बहुत फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए, यानी कि कोई फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, और ड्यूरिंग कोलिजन भी कोई फ्रिक्शन
नहीं होनी चाहिए, और जो हॉरिजॉन्टल नीचे ग्राउंड है वो भी फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। नंबर 2 है कि नॉन रोटेटिंग होनी चाहिए दोनों बाल्स। मतलब क्या, नॉन रोटेटिंग से मुराद कि ऐसा ना हो कि ये जो दोनों बाल्स हैं ये अपने एक्सिस के अराउंड, जैसा कि आम रूटीन में होता है कि अपने एक्सिस के अराउंड ये स्पिन करते हुए फिर ये आगे को जाए, और ये जो सेकंड बाल है ये भी ऐसे करे। तो यहाँ आइडियल कंडीशन, आइडियल सिचुएशन है, तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ये दोनों बाल्स नॉन रोटेटिंग होनी चाहिए, ये स्पिन ना करें अपनी अपने एक्सिस के अराउंड या सेंटर पॉइंट के अराउंड, ये घूमे नहीं। नंबर 3 है कि दोनों बॉल्स हार्ड होनी चाहिए। मतलब ये जो दोनों बॉल्स हैं ये इनमें कोई डिफॉर्मेशन ना हो, मतलब इनकी जो शक्ल है उसके अंदर कोई बिगाड़ ना आए, किसी भी किस्म का इनकी जो शेप है वो टकराते हुए चेंज भी ना हो, और ना ही टकरा जाने के बाद चेंज हो। ठीक है, और ये एक ही लाइन में मोशन करें, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन में, मतलब इस तरह से कि अगर ये सेंटर पॉइंट है इस बॉल का और ये दूसरी बॉल का सेंटर पॉइंट है, तो ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे इनके सेंटर पॉइंट्स लाई करें और इसी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग ये मोशन करें। अब ये जो दोनों बॉल्स हैं जब ये आपस में कोलाइड कर जाएंगी, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों बॉल्स ये कोलाइड कर गई हैं, तो कोलाइड कर जाने के बाद क्या होगा, आफ्टर कोलिजन ये जो फर्स्ट बॉल है ना, पहले बिफोर कोलिजन ज़रा गौर करें तो बिफोर कोलिजन ये जो m1 थी इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, और ये जो v2 थी इसकी वेलोसिटी ये बहुत कम थी या कम थी v1 से। तो आखिर क्या होगा कि इसके नतीजे में ये बाल इसको अप्रोच करेगी, यानी इसको पहुंचेगी और इसको जाके कोलाइड कर जाएगी, यानी इसके साथ टकरा जाएगी। टकराने के बाद क्या होगा, जो फर्स्ट बाल थी वो पहले से स्लो हो जाएगी और जो सेकंड बाल है वो पहले से फास्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी उल्टा काम हो जाएगा आफ्टर कोलिजन। चूंकि हम यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं दोनों की ये शिफ्ट हो जाएंगी, यानी टोटल वेलोसिटी वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मास m1 है उसकी वेलोसिटी वो v1 थी बिफोर कोलिजन, और मास m2 जो था उसकी वेलोसिटी वो थी v2 बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, दोनों की वेलोसिटीज़ चूँकि चेंज हो गई हैं, तो m1 की वेलोसिटी वो कम हो गई थी तो वो चेंज हो गई, तो उसको हमने कह दिया ये है v1 डैश, और मास m2 जो है उसकी वेलोसिटी वो चेंज हो गई और वो ज़्यादा हो गई पहले के मुकाबले में, और वो हो गई v2 डैश। तो सिस्टम स्टेट्स के बाद ज़रा हम मज़ीद एक्सप्लेनेशन पे चलें तो हमें देखा कि जो इलास्टिक कोलिजन है उसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं। नंबर 1 कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलास्टिक कोलिजन में वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और जो मोमेंटम है, मोमेंटम p वो भी कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। यही दोनों जो कंडीशंस हैं ये हम यहाँ पे अप्लाई करके चेक करते हैं ताकि हमारा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसको हम परफॉर्म कर सके। तो जो मोमेंटम होता है बच्चों, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है कि टोटल मोमेंटम वो इलास्टिक कोलिजन के अंदर कांस्टेंट रहता है। मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल होते हैं। अब मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फार्मूला होता है p इज इक्वल टू m इंटू वी। अब ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट बॉल का मास देखें कितना m1, वेलोसिटी v1, तो मास इंटू वेलोसिटी फार्मूला है मोमेंटम का, तो p1 फर्स्ट बॉल का मोमेंटम आ जाएगा m1 इंटू v1। ठीक है, अब सेकंड बॉल को ज़रा गौर से देखें, मास m2 है, वेलोसिटी v2 है उसकी, तो सेकंड बॉल का मोमेंटम हो जाएगा p2 इज इक्वल टू m2 v2। ये हो गए बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन को ज़रा चेक करते हैं कि आफ्टर कोलिजन क्या हुआ। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम देखिए फर्स्ट बॉल का, तो वो आ जाएगा p1 प्राइम इज इक्वल टू m1 इंटू यहाँ पे v1 डैश इज इक्वल टू m1 इंटू v1 डैश। और सेकेंड बॉल का मोमेंटम के ऊपर फार्मूला अप्लाई करें, उसका मास क्या है उसको मल्टीप्लाई कर दें वेलोसिटी के साथ,
तो वो उसकी वेलोसिटी थी v2 डैश उसकी वेलोसिटी के साथ हमने मल्टीप्लाई कर। तो सेकंड जो बॉल है उसका मोमेंटम हमारे पास आ चुका p2 डैश इज इक्वल टू m2 इंटू v2 डैश। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे ये ला लगाया, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इसके मुताबिक ज़रा ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। तो टोटल मोमेंटम ने टोटल करना है, मतलब कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था वो ये, ठीक है, ये वाला इसका करना है टोटल, तो ये इसको प्लस कर दिया। और कोलिजन के बाद वाला जो मोमेंटम है वो ये वाला, इसको भी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, टोटल कर दिया। ठीक है, जमा कर दिया टोटल के लिए। अब ज़रा सिंप्लीफाई इस तरह करते हैं कि फर्स्ट बॉल का जो आफ्टर और बिफोर मोमेंटम है उसको हम साइड पे कर देते हैं, आफ्टर वाला और बिफोर वाला, फर्स्ट का एक तरफ और सेकंड का दूसरी तरफ। ठीक है, तो ये फर्स्ट बॉल का जो मोमेंटम था m1v1, ये इधर प्लस है, इधर दूसरी तरफ आके ये माइनस हो चुका है। ये सेकंड बॉल का ये इक्वल के दूसरी तरफ ये माइनस हो चुका। अब ज़रा यहाँ पे गौर करें तो m1 और m1 इधर ये कॉमन आ रहे हैं, दूसरी तरफ m2 और m2 कॉमन आ रहे हैं, तो ये हमने कॉमन निकाल लिया। ये हमारे पास आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 1 मोमेंटम को यूज़ करते हुए। तो नेक्स्ट हमने दूसरी कंडीशन इसमें इलास्टिक कोलिजन में पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी वो कांस्टेंट रहती है। हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है, ये होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। तो अब ज़रा ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करके चेक करते हैं। तो बिफोर कोलिजन देखें तो फर्स्ट बॉल, ये वाली फर्स्ट बॉल है, फर्स्ट बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन वो क्या आएगी। जनरल फार्मूला ज़रा ये फर्स्ट बॉल के ऊपर अप्लाई करते हैं हम, तो काइनेटिक एनर्जी वो इक्वल आ जाएगी फर्स्ट बॉल के लिए 1/2, फर्स्ट बॉल का मास कितना है m1 और वेलोसिटी कितनी है v1, और इसके ऊपर स्केयर है जनरल में, तो इसके ऊपर भी स्केयर आ चुका। ये आ गई फर्स्ट बॉल की काइनेटिक एनर्जी। फिर सेकंड बॉल की काइनेटिक एनर्जी लिखें तो 1/2, उसका मास कितना है m2, ये मास m2 है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है v2, उसका स्केयर। ये दोनों बॉल्स की काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है बिफोर कोलिजन। अब ज़रा आफ्टर कोलिजन को चेक करते हैं कि आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी वो कितनी आएगी। तो फार्मूला ज़रा अप्लाई करें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास, फर्स्ट बॉल का मास क्या है m1 और फर्स्ट बॉल का जो मास है वो m1 और वेलोसिटी v1 डैश। जनरल फार्मूले में स्केयर है तो यहाँ पे भी हम स्केयर अप्लाई कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी फिर सेकंड बॉल के लिए देखें तो सेकंड बॉल की काइनेटिक एनर्जी वो आ जाएगी, फार्मूला अप्लाई करें तो हाफ मास है सेकंड बॉल का m2 और वेलोसिटी कितनी है सेकंड बॉल की, वो है v2 प्राइम, उसका स्केयर आ जाएगा। अब ज़रा ये जो हमने काइनेटिक एनर्जीज फाइंड की है ना बिफोर और आफ्टर कोलिजन वाली, हम इस लॉ के मुताबिक ज़रा अप्लाई करके चेक करते हैं। तो फर्स्ट बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी जो आई है टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टोटल करना था इसलिए देखिए फर्स्ट बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो ये, और सेकंड बॉल की काइनेटिक एनर्जी थी ये वाली आ गई। तो इनका हमने करना है टोटल मीन इनको ऐड कर देना, सम कर देना, तो ये हमने जमा कर दिया। और दूसरी तरफ है टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी हमने क्या निकाली, 1/2 m1v1 प्राइम स्क्वायर, और इसी तरह से ये जो सेकंड वाला उसकी काइनेटिक एनर्जी, दोनों को हमने जमा कर देना है। क्यों कि हम यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं आफ्टर कोलिजन। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बिल्कुल पिछले स्टेप की तरह, मोमेंटम की तरह, कि जो फर्स्ट बॉल है उसकी काइनेटिक एनर्जी वो उसको एक तरफ कर लेते हैं और जो सेकंड बॉल है उसकी काइनेटिक एनर्जी वो दूसरी तरफ ले जाते हैं।
तो ये इस तरफ देखें, फर्स्ट बॉल की काइनेटिक एनर्जी ये इधर, ये इसके साथ प्लस था, दूसरी तरफ ये आके माइनस हो चुका है, दूसरी बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस आ चुका है, और इधर ये प्लस है तो अपोजिट ये दूसरी इक्वल की दूसरी साइड पे गया तो ये इधर माइनस आ चुका है इसके साथ। अब इस पे गौर करें तो ये 1/2 इधर और 1/2 दूसरी साइड पे भी देखें 1/2, ये कॉमन आ रहा है दोनों तरफ, तो इधर हमने 1/2 को कॉमन निकाल लिया। अब ये जो 1/2 है 1/2 ये कैंसल आउट हो चुके हैं, सेम पोजीशन पे हैं। आफ्टर कैंसलेशन हमने देखा कि ये हमारे पास जो इक्वेशन है बच गई, उसमें जो रिमेनिंग इक्वेशन ये आ चुकी है, ठीक है। अब इस पर भी ज़रा गौर करें तो m1 और m1 ये भी तो कॉमन आ रहे हैं, और दूसरी तरफ m2 और m2 ये भी कॉमन आ रहे हैं, तो ये कॉमन आ चुके। अब हमने यहाँ इस स्टेप को ज़रा गौर से देखें तो यहाँ एक मैथ का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, बहुत ही कॉमन फार्मूला, a² - b² = a + b × a - b। ये सेम फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और इस तरफ भी अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन चुकी है, यानी v1 + v1', ये बीच में एक बार प्लस आ गया, दूसरी बार ये माइनस आ चुका है। इधर भी सेम काम हुआ है, एक बार ये प्लस आ चुका और दूसरी बार ये साथ माइनस आ चुका है। अब ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको हम दोनों को कंबाइन करते हैं, ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस थी, दोबारा से इनको हम लिख चुके हैं। तो इसमें सेकंड इक्वेशन को हम डिवाइड करवा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। तो डिवाइड कराने के बाद सिंप्लीफिकेशन है, सिर्फ सादा से स्टेप्स हैं। m1 जो है ये m1 से कैंसिल आउट हो गया और m2 से कैंसिल आउट हो गया। इधर से ये जो टर्म है ये नीचे सेम है, ये कैंसिल आउट हो चुके और ये दोनों भी कैंसिल हो चुके। तो जो रिमेनिंग इक्वेशन हमारे पास आ गई आफ्टर डिवाइडिंग वो आ चुकी है v1 + v1' = v2' + v2। अब हमने आफ्टर और बिफोर कोलिजन वाली जो वेलोसिटीज़ है ना उनको हमने एक तरफ कर लेना है। तो देखें ये v2 वेलोसिटी थी, ये बिफोर कोलिजन वाली थी, इसको हम लेके आए दूसरी तरफ, तो ये इधर आके माइनस हो चुकी है। और आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बार की वेलोसिटी v1' थी जो इधर आके माइनस हो गई है, ठीक है। अब ये है v1 - v2, यानी दो वेलोसिटीज़ का डिफरेंस है, इधर भी ये डिफरेंस आ रहा है। इधर v1 पहले, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि फर्स्ट बार की वेलोसिटी ये ज़रा पहले हम लिखते हैं, तो इसके लिए हम माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। ये माइनस कॉमन आ चुका, तो इसके साथ ये प्लस आ गया यहाँ पे, और इसके साथ ये माइनस आ चुका है, कॉमन निकालने की वजह से अंदर ये इसके साथ माइनस आ चुका है, ठीक है। तो ये जो रिज़ल्ट है हमारे पास, ये जो कंक्लूजन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है, ये वाला फाइनल कंक्लूजन बहुत ज़्यादा है हमारे पास। अब इसमें ज़रा गौर करें v1 - v2 ये क्या है। तो 1 - v2 क्या है, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक बाल की वेलोसिटी दूसरी बाल के लिहाज से। तो ये पहले क्या हो रहा था, बिफोर कोलिजन फर्स्ट बाल वो ज़्यादा तेज़ थी, सेकंड बाल वो स्लो थी, और फर्स्ट बाल सेकंड बाल को अप्रोच कर रही थी, इसकी तरफ जा रही थी। इस वजह से ये दोनों वेलोसिटीज़ का जो डिफरेंस है वो आएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अब जब वो दोनों सेपरेट हो रही थी, मतलब कोलिजन हो गई, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, यहाँ पे देखें आफ्टर कोलिजन जो फर्स्ट बाल थी उसकी वेलोसिटी हो गई कम, ठीक है, और जो सेकंड बाल उसकी वेलोसिटी हो गई ज़्यादा। क्यों कि फर्स्ट बाल ने सेकंड बाल को हिट किया था तो कुछ एनर्जी उसने सेकंड बाल को दे दी, और सेकंड बाल की जो वेलोसिटी है वो पहले से ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो सेकंड बाल है ये फर्स्ट बाल से दूर जा रही है, यानी ये सेपरेट हो रही है। सेकंड बाल, फर्स्ट बाल स्लो हो चुकी है, सेकंड बाल वो ज़्यादा तेज़ है, फास्ट है, तो मतलब क्या कि ये सेपरेट हो रही है, ये अलग हो रही है एक दूसरे से, ये दूर जा रही है। फर्स्ट बाल उसकी तरफ जा तो रही है लेकिन उसकी बहुत कम है, लेकिन सेकंड बाल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है अब,
तो इसका मतलब ये सेपरेट हो रही हैं, अलग हो रही हैं। तो ये v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। लेकिन इसके साथ नेगेटिव क्यों आया? नेगेटिव इस वजह से आया कि ये अब काम उल्टा हो चुका है, ठीक है। पहले ये अप्रोच कर रही थी, अब ये सेपरेट हो रही हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकला कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर जब वो वन डायमेंशन में हो रही हो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी जिस वेलोसिटी के साथ ये पहुंच रही होती है एक बाल दूसरी की तरफ, वो इक्वल होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। यानी आफ्टर कोलिजन ये सेपरेट हो रही थी, ये अलग हो रही थी, ठीक है। दोनों के वेलोसिटीज़ की जो मैग्नीट्यूड है ना वो तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अब वो अपोजिट हो चुकी है, काम उल्टा हो चुका है यहाँ पे। तो हमारा जो कंक्लूजन है, लास्ट पॉइंट जो उसको अगर आप मज़ीद थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में समझना चाहें तो कुछ हम इस तरह से करते हैं कि ये हम लेते हैं, हम मिसाल लेते हैं कि फर्स्ट बाल की जो वेलोसिटी है ना वो है 40, सेकेंड बाल की वेलोसिटी वो 30 है, ये है बिफोर कोलिजन, ठीक है। जब ये कोलाइड कर जाएंगी तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? दोनों चूँकि सेम डायरेक्शन को पहले भी जा रही थी, फर्स्ट बाल ने हिट किया, सेकंड बाल को इधर आके सेकंड बाल जो है ना वो फास्ट हो गई। तो अब मान लेंगे फर्स्ट बाल की वेलोसिटी थी 40 और सेकंड बाल की वेलोसिटी वो थी 30, तो डिफरेंस निकालें तो कितना आया? 10 का। तो ये जो 10 है ना ये है रिलेटिव वेलोसिटी सेकंड फर्स्ट बाल की सेकंड के लिहाज से। इसी तरह अगर हम आफ्टर कोलिजन देख लें तो 30 ये फर्स्ट बाल की वेलोसिटी हो गई और 40 हो चुकी ये सेकंड बाल की वेलोसिटी। डिफरेंस निकाला तो ये कितना आया? -10 का। अब देखें मैग्नीट्यूड सेम आ रही है लेकिन माइनस साइन साथ आ रहा है। माइनस साइन क्या बता रहा है? जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना वो रिवर्स हो चुकी है, उल्टी हो चुकी है, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई मसला है, कोई समझ नहीं आई किसी भी पॉइंट की, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।